नमस्ते, मैं जेवीएन से डॉक्टर पिंकी खंडेलवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी एंड द डायग्नोस्टिक। आज अपना टॉपिक है बायोफिजिक्स ऑफ ब्रीदिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ब्रीदिंग से क्या समझते हैं? ब्रीदिंग अपना ये रहता है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन पे अपन फोकस करते हैं मेनली। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन का कॉम्बिनेशन दैट इज ब्रीदिंग। अब इनहेलेशन एक्सहेलेशन में क्या यहाँ ये टर्म्स ही अपने ब्रीदिंग को एक्सप्लेन करती है। अब इसमें अपन प्रॉपर समझते हैं कि ब्रीदिंग को अपने मेन एक्सप्लेनेशन में कैसे लेके आते हैं एंड एज अ फिजियो अब ब्रीदिंग का क्या रोल है। ठीक है, अब अपने हैं कि ब्रीदिंग में अपन मेनली क्या लिखते हैं? लंग्स है अपने। ठीक है, लंग्स इज द मेन ऑर्गन फॉर द ब्रीदिंग। ठीक है, लंग्स के बाद क्या? रिब्स कंबाइन होके चेस्ट वॉल का मूवमेंट करती है। जब आप इनहेलेशन करते हैं, सांस लेते हैं, दैट इज ब्रीदिंग। ये इनहेलेशन कर रहे हैं, चेस्ट एक्सपांशन में जा रहा है, एक्सहेलेशन कर रहे हैं, चेस्ट वापस अपनी पोजीशन पे आ रही है। ठीक है, तो चेस्ट का जो ये मूवमेंट हो रहा है दैट इज एक्सपांशन ऑफ लंग्स विद द रिब्स। ठीक है, रिब्स के साथ अपना चेस्ट वॉल का मूवमेंट हो रहा है और वापस चेस्ट वॉल अपनी पोजीशन पे आ रही है, वो अपनी रहेगी ब्रीदिंग में। अब बायोफिजिक्स से आप क्या समझते हैं? बायोफिजिक्स अपने को ब्रीदिंग के बारे में है, कहाँ पे कैसा फोर्स लग रहा है मसल्स का। ठीक है, कौन सी मसल्स कैसे वर्क कर रही है एंड कैसे मूवमेंट्स हो रहे हैं, ये सब अपने को बायोफिजिक्स बताती है। उसके लिए अपने को मेनली रिब्स के बारे में पता होना चाहिए। ट्रू रिब्स है, फॉल्स रिब्स है, फ्लोटिंग रिब है, कोस्टोकॉन्ड्रल रिब्स किसको बोलते हैं? तो ट्रू रिब्स है जो 1 to 7 जो रिब्स होती है, अपने पास 12 रिब्स होती है, 12 पेयर ऑफ रिब्स राइट एंड लेफ्ट साइड। अब उसमें से अगर अपन देखते हैं फर्स्ट टू जो 7th रिब होती है ये ट्रू रिब्स होती है और कोस्टोकॉन्ड्रल रिब्स कही जाती है। इसको क्यों कही जाती है? क्योंकि इसका अटैचमेंट किससे होता है? डायरेक्टली अपना स्टर्नम से होता है। नेक्स्ट बाकी की जो रिब्स है अपनी फॉल्स रिब्स कही जाती है, उसमें से 11th एंड 12th अपनी मेनली फ्लोटिंग रिब्स आती है। फॉल्स रिब्स क्यों कही जाती है इनको? क्योंकि इनका जो स्टर्नम के साथ है डायरेक्ट, जैसे कि ट्रू रिब्स का अटैचमेंट होता है वैसा ना होके ट्रू रिब्स की जो कनेक्शन जा रहा होता है, जैसे ये ट्रू रिब्स है इससे ऐसे कनेक्टेड रहती है, इसीलिए इसको फॉल्स रिब कहा जाता है। ठीक है, ये तो आ गया बेसिक इंट्रोडक्शन। उसके बाद इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन की मसल्स की बात करते हैं। फिजियो को मसल्स के बारे में, मेन ब्रीदिंग मसल्स के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि सबका ब्रीदिंग पैटर्न है डिफरेंट रहता है। उसमें अगर अपन मेल एंड फीमेल का देखेंगे तो वो डिफरेंट रहेगा। ठीक है, तो फीमेल का जैसे कि 2 टाइप्स की ब्रीदिंग पैटर्न रहता है। फर्स्ट है थोरेको एब्डोमन एंड सेकेंड है एब्डोमन थोरेसिक। बट मेन मसल्स अपनी, जैसे कि मैं इंस्पिरेशन मसल्स बात करूँ तो अपने को मसल्स पता होनी चाहिए। तो इंस्पिरेशन की मसल्स एंड एक्सपीरेशन की मसल्स। इंस्पिरेशन की मसल्स कौन कौन सी होती है? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। उससे पहले अपनी मेन मसल्स आएगी डायफ्राम। ठीक है, डायफ्राम है, सेकंड है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स है, और थर्ड अपनी अबडक्टर्स ऑफ वोकल कॉर्ड है वो रहेगी, स्क्लेनियस मसल्स है वो, एंड फोर्थ है स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल्स है वो रहेगी। उसके बाद एक्सपीरेशन की जो मसल्स है, एक्सपीरेशन की मसल्स अगर एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स इंस्पिरेशन में है तो एक्सपीरेशन की मसल्स कौन सी रहेगी? इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल है वो अपनी एक्सपीरेशन की मसल्स रहेगी। ठीक है, अडक्टर्स ऑफ वोकल कॉर्ड है वो रहेगा, अडक्टर ऑफ वोकल कॉर्ड प्रेजेंट रहेगी। नेक्स्ट और अपनी एब्डोमिनलिस मसल्स, एब्डोमिन मसल्स में जैसे कि अपनी रेक्टस एब्डोमाई मसल्स है, ठीक है, ट्रांसफर एब्डोमिनलिस मसल्स है, ये सारी किस में प्रेजेंट रहेगी? अपने एक्सहेलेशन में पार्ट लेगी। उसके बाद अपने को मेन है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स का अगर अपन देखें डायरेक्शन तो इस तरीके से होता है, डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। जैसे अपन पॉकेट में हाथ डाल रहे हैं, डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। ठीक है, आउटवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट किसका रहेगा? डायरेक्शन अपना है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स का। तो दोनों का जो डायरेक्शन है वो अपने अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। इसके बाद अपने डायफ्राम के बारे में पता, अपना डोम शेप रहता है। डायफ्राम कैसा रहता है? अपना डोम शेप रहता है। ठीक है, डोम शेप में कैसा रहता है? जब आप इनहेलेशन सांस लेते हैं
तो ये डोम शेप कैसा है, नीचे की तरफ जाता है। डोम शेप ना रह के ये थोड़ा सा हल्का सा फ्लैट होने लगता है, ठीक है। अब कितना ये है फ्लैट होता है, कितना नहीं रहता है, बेसिकली अगर अपने इससे सेंटीमीटर देखने चाहे नॉर्मल ब्रीदिंग में, नॉर्मल ब्रीदिंग दैट इज टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, नॉर्मल इनहेलेशन एक्सहेलेशन। ये नॉर्मल है कि एक नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न पे एक नॉर्मल रिदम में कितना लें। डीप ब्रीदिंग में और नॉर्मल ब्रीदिंग में बहुत डिफरेंस है। तो जब आप सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो जो डोम शेप डायफ्राम है उसका जो फ्लैटनिंग होता है वो कितना रहेगा अपना, ऑलमोस्ट कितना सेंटीमीटर रहना चाहिए, 1.5 सेंटीमीटर रहता है, ठीक है। कितना सेंटीमीटर रहता है ये, 1.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। ये तो अपने रही नॉर्मल ब्रीदिंग की बात कि 1.5 सेंटीमीटर में इतना है डायफ्राम में फ्लैट होता है। अब मैंने डीप ब्रीदिंग की बात करी, इसमें अपना जैसे डायफ्राम कितना फ्लैट हुआ, तो वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम जाता है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो टाइडल वॉल्यूम पे अगर बात करते हैं दैट इज 500 ml, उसमें अपना रहता है 1.5 सेंटीमीटर तक डाउन जाता है। एंड अगर अपन डीप ब्रीदिंग करते हैं तो उसमें डायफ्राम कितना फ्लैट होता है आपका, 7 सेंटीमीटर तक अपना फ्लैटनिंग में जाता है। ये तो अपना हो गया था बेसिक इंट्रोडक्शन है। उसके बाद अपना क्या रहेगा, ये है अपना बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद चेस्ट मूवमेंट की बात रहती है। तो चेस्ट मूवमेंट किस तरीके से, जैसे आप इनहेलेशन करते हैं, एक्सहेलेशन करते हैं, तो चेस्ट का मूवमेंट किस वे में रहता है और क्या रहता है। जब अपने इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन करते हैं, ब्रीदिंग में दो टाइप्स की होती है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, ठीक है। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन में कैसा रहता है अपना कि चेस्ट मूवमेंट है वो कैसा रहेगा, चेस्ट मूवमेंट होता है, चेस्ट मूवमेंट में अपना फर्स्ट है पंप हैंडल मूवमेंट, पंप हैंडल मूवमेंट। पंप हैंडल मूवमेंट में क्या होता है, पंप हैंडल मूवमेंट दैट मीन्स अपने स्टर्नम का मूवमेंट है वो नोटिस करते हैं। अब जैसे ब्रीदिंग करी तो स्टर्नम कैसे गया, आगे की तरफ गया, फिर वापस पीछे की तरफ आया, फिर आगे की तरफ गया एंड पीछे की तरफ आया। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट, ठीक है। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ किसका, अपना स्टर्नम, ठीक है। अब अगर ये आगे पीछे जा रहा है दैट मीन्स अपना कौन सा डायामीटर है वो इंक्रीज कर रहा है, अपना एपी डायामीटर, ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर। अब सेकंड जो अपना है मूवमेंट है वो कौन सा है, अपना बकेट हैंडल मूवमेंट, बकेट हैंडल मूवमेंट। बकेट हैंडल मूवमेंट जैसा नाम है, बकेट हैंडल मूवमेंट कैसा होगा, बकेट का जो पोजीशन रहता है वैसा। तो अब इसमें कैसा रहता है, जब इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन अपन करते हैं तो बकेट हैंडल रिब से वो अपने ऊपर की तरफ एक्सपांड होती है, आउटवर्ड जाती है और वापस इनवर्ड जाती है, ठीक है। तो रिब्स का जो मूवमेंट होता है उसको अपन कहते हैं अपवर्ड एंड बकेट मूवमेंट, ठीक है। तो रिब्स का जो मूवमेंट है आउटवर्ड एंड इनवर्ड, ठीक है, इट इज नोन एज बकेट हैंडल मूवमेंट। अब कौन से रिब्स, 7 to 10th रिब। अब इसके अंदर अपना क्या है, कौन सा डायमीटर है वो इंक्रीज होगा, ट्रांसवर्स, ठीक है। तो इसमें है ट्रांसवर्स, बकेट हैंडल मूवमेंट में ट्रांसवर्स डायमीटर है वो इंक्रीज होता है, दैट इज अपवर्ड और फॉरवर्ड मूवमेंट्स रहेगा रिब्स का और वापस अपनी पोजीशन पे है। अपवर्ड एंड फॉरवर्ड अपना इनहेलेशन के टाइम, ठीक है, क्योंकि चेस्ट एक्सपांड हो रही है। फिर
डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड अपना कब रहेगा, एक्सहेलेशन के टाइम। ये दो तरीके के मूवमेंट रहते हैं एंड मेनली एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन की मसल्स अपने को पता रहनी चाहिए। एंड डीप ब्रीदिंग में कितना है एक्सपांशन डायफ्राम का रहता है, उसका कितना इफेक्ट पड़ता है अपने टाइडल वॉल्यूम के ऊपर। बाकी अपना है नेक्स्ट अपन बात कर रहे थे कि फिजियो में ब्रीदिंग का इतना जानना, मूवमेंट्स कौन से क्या हो रहे हैं, क्यों जरूरी है, बिकॉज देर आर मैनी डिफॉर्मिटीज विच इज रिलेटेड टू द ब्रीदिंग। ठीक है, जैसे कि पीजन चेस्ट है, फॉल चेस्ट है, तो जितनी भी अपने चेस्ट से रिलेटेड कंडीशन है, लंग्स की कंडीशन है, उसमें ये सारे ब्रीदिंग जो है पैटर्न्स है, ठीक है, मूवमेंट्स है, ये सारे मूवमेंट्स अफेक्ट होंगे और मूवमेंट्स अफेक्ट होंगे तो नॉर्मल। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए अपने को नॉर्मल ब्रीदिंग पता होनी चाहिए मेल एंड फीमेल की, दैट इज थोरेको एब्डोमेन एंड द एब्डोमिनल थोरेसिक। अब अगर कोई नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहा है तो ठीक है। अब मैंने बोला थोरेको एब्डोमेन, दैट मीन्स ये नहीं होना चाहिए कि ये मूवमेंट लोग कैसे अगर अपन असेसमेंट करते तो जब ब्रीदिंग चेक करते तो इस तरीके की होती है। तो ये जो शोल्डर का मूवमेंट है, स्क्लेनी मसल्स का है, स्टेनोक्लीडोइड मसल्स का है, मैस्टोइड मसल्स का मूवमेंट है, ये सभी चेक करना होता है, तभी अपन पेशेंट को ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज है प्रॉपर सिखा सकते हैं। अब ब्रीदिंग एक्सरसाइज में अपने को पता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइज आती है, जिसमें कि अपनी इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी होती है। इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि अपने को ब्रीदिंग एक्सरसाइज बोला है तो बस एक ब्रीदिंग, पहले अपने को चेक करना पड़ेगा कि कौन सी ब्रीदिंग अफेक्टेड है, उनकी इनहेलेशन की अफेक्टेड है या एक्सहेलेशन की अफेक्टेड है, उसके बेसिस पे अपना प्रोटोकॉल है वो रहता है और उसके बेसिस पे अपन मसल्स एक्टिवेशन है, कोई मसल्स वीक है, ज़रूरी नहीं है हर मसल्स है उसको टाइटनेस हो, कोई मसल्स वीक है तो उसका एक्टिवेशन करना पड़ेगा और कोई मसल्स अपनी टाइट है तो उसको रिलीज करना पड़ेगा। ये सब को कंबाइन करके अपनी बायोफिजिक्स को अपने को इम्प्रूव करना होता है ब्रीदिंग में। इसीलिए अपने को बेसिक जो चीज़ें हैं वो पता होनी चाहिए कि ब्रीदिंग क्या होता है, कैसे मूवमेंट्स होते हैं, यही सारी चीज़ें बताते हैं। ओके, ये अपना है जनरल एंड बेसिक इंट्रोडक्शन बायोफिजिक्स पे प्रॉपर हो गया है। इसमें अपने को सारे मूवमेंट्स है वो पता रहने चाहिए और कौन सा प्रोटोकॉल है वो अप्लाई करेंगे। नमस्ते।